एक देश, एक विधान, एक संविधान की बात होती है तो देश में शिक्षा और शिक्षण कार्य में प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है, विषय है, किताबें हैं, वह भी एक होनी चाहिए। एक मंत्री जी हैं, उनके प्रतिनिधि ने एक व्यक्ति को मार दिया। मैं थाने में गया और थाने में जाकर के मैंने एसओ साहब से कहा कि इस व्यक्ति को क्यों बैठाया गया, तो बोले नहीं सुबह जाएगा। मैं कहा जब मेरी जनता अगर मार खा करके थाने में बैठी रहेगी तो हम भी यहीं बैठते हैं, हम जाके घर पे क्या करेंगे भाई, हम क्या जवाब उनको देंगे। मैं बैठ गया, उसके बाद मेरे ऊपर 11 धाराओं में मुकदमा हो गया। ये तो जोगी जी को तय करना है कि कैसे सक्रिय रहें, कैसे काम करें। सीएम ब्रजेश पाठक लगातार दौरे कर रहे हैं। तो बाहर मेडिकल स्टोर क्या कर रहे हैं? अगर सारी दवाइयां अंदर हैं तो क्या ये उस पर तमाचा नहीं है कि बाहर मेडिकल स्टोरों की जो लाइन है वो किस बात की गवाही दे रही है? इसका मतलब है कि अंदर दवा नहीं। तभी माना जा रहा था कि शिवपाल मैनपुरी की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या वजह है? संगति माननीय डिम्पल जी पर हुई है, इसलिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है और लोग वहाँ के लोग उनको लाइक करते हैं। संविदा का मतलब ये हुआ जब चाहेगा कान पकड़ करके उसको हटा देगा। नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह, जिसमें हमारे सवालों का जवाब देने के लिए कई मेहमान मौजूद होते हैं। और आज हमारे साथ हमारे सवालों का जवाब देने के लिए सपा से पूर्व जिला पंचायत सदस्य संत कबीर नगर बलराम यादव जी जुड़ रहे हैं। बलराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप राजनीति में आ रहे हैं, राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, तो आपको क्या आवश्यकता महसूस हुई राजनीति में आने की? एक्चुअली ये बड़े विमर्श का विषय है और राजनीति में आने का जो कारण आपने हमसे पूछा है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक ज़माना था जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था अंग्रेज़ों का। तो उस दौरान हम लोगों को ये महसूस हुआ कि नहीं, हमें अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए और देश के लोगों ने, आज़ादी के दीवानों ने इस देश को आज़ाद कराया। उन लोगों का एक सपना था कि हम लोग कैसा अपना भारत बनाएंगे और उसके तहत जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक संविधान बनाया गया और उस संविधान के तहत देश को चलना था। वो संविधान हमारे देश के जो आज़ादी के दीवाने थे, जिनको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं, तो वो एक उन लोगों का सपना था संविधान में। धीरे धीरे देश आज़ाद होने के बाद संविधान हमारा लागू हुआ, उसके हिसाब से फिर चुनाव हुए, सरकारें भी हमारी आईं। लेकिन जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे, जो सपना था आज़ादी के दीवानों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो सपना था, लगा कि वो पूरा नहीं हो पा रहा। ये कहा जाए कि संविधान सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। और बीच में कई एक दौर आया, जैसे शुरू देखा जाए तो हमारी राजनीति बड़ी समृद्ध रही है। हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस जैसा आईसीएस ऑफिसर आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद त्यागपत्र देकर के भारत की राजनीति में कूद गए। राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, गांधी जैसे लोग, अम्बेडकर साहब जैसे लोग, ये लोग हमारे देश की राजनीति में आए, जो लोग विदेशों से बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए हुए थे। लेकिन बाद का एक दौर आया, ये भी लोग कहने लगे कि नहीं, अंगूठा छाप लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं जिनमें अभी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ शिक्षा के बारे में नहीं है। तो बीच में लगा कि नहीं, एक सपने जो हैं, जो एक हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, जो आज़ादी के दीवानों ने देखा था, वो सपना कहीं न कहीं धुंधला होता जा रहा है। तो एक मांग होने लगी लोगों के द्वारा और अंतरात्मा भी कहने लगी कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति से जोड़ना चाहिए। तो ये सोच करके नहीं, हम अगर हम आते हैं, चूँकि हम पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, तो हम आते हैं तो और भी पढ़े लिखे लोग वर्ग आएंगे और आ करके राजनीति को एक नई दिशा देंगे। संविधान की जो मांग है, जो आज़ादी के दीवानों का एक सपना है, उस सपने के हिसाब से राजनीति को एक नई दिशा दी जाएगी और देश को सही दिशा में ले जाया जाएगा। जी, यानी कि आप स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित हुए और इस राजनीति में आ गए। आप एक शिक्षक भी हैं, तो शिक्षक होने के नाते आप राजनीति में किन कमियों को देखते हैं? एक तो मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया कि हम राजनीति, चूँकि मुझे लगता है कि देश और विश्व की दशा और दिशा राजनीति से तय होती है, तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो राजनीति में होना चाहिए। राजनीति में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए और राजनीति में अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो देश की दशा दिशा नहीं ठीक हो पाएगी। दूसरी बात, अभी आपने शिक्षा के बारे में बात किया है, तो अभी मैं अपने लोगों में चर्चा भी करता हूँ कि आज जहाँ भी हम हैं, आज विश्व जहाँ भी है, वो शिक्षा की देन है।
जहाँ की जैसी शिक्षा है वहाँ के लोग वैसे हैं, वहाँ के लोगों को ऐसी उपलब्धियाँ हैं। तो अगर हमारी शिक्षा अच्छी नहीं होगी, हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं होगी, तो हम एक अच्छे भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी सरकारें हों, उन्हें शिक्षा पे प्राथमिक रूप से कार्य करना चाहिए। और शिक्षा को अगर हम बेहतर शिक्षा दे पाएंगे तो बेहतर भारत का निर्माण हो पाएगा। और विश्व गुरु बनने का सपना अभी भाजपा सरकार में बार बार चर्चाएं आती हैं, तो हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब अच्छी शिक्षा होगी। लेकिन एक बात का दर्द मेरे सीने में है, अभी मैं देखता हूँ शिक्षा के बारे में, तो हमारे देश में तमाम संस्थाएं हैं, डिग्री कॉलेज को मैं देखता हूँ, हजारों हजार वहाँ एडमिशन हैं, रेगुलर डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे शिक्षण कार्य नहीं होता है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, केवल डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं। अगर सरकार इस पर ऐसे ही काम करती रही, डिग्रियाँ केवल बढ़ती रहीं, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी बेहतर नहीं हो पाएंगी, हमारा भारत बेहतर नहीं हो पाएगा। लेकिन भाजपा तो कई बातें करती है, कई दम भरती है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, वो चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों। हायर एजुकेशन की बात करती है, टेक्नोलॉजी की बात करती है, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ डिग्रियां बढ़ती हैं? डिग्रियां बढ़ने की, मैं अपना व्यवहारिक अनुभव की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेज को मैंने देखा है जहाँ पर केवल डिग्रियां बढ़ रही हैं, बच्चे एडमिशन करा लेते हैं, वहाँ क्लासेज नहीं चलती हैं, डीएम कलेक्टर तमाम लोगों की गाड़ियाँ उधर से आती जाती हैं, लेकिन उनके सिर पे जूं नहीं रेंगता है कि यहाँ क्लासेज क्यों नहीं चल रही हैं। आज क्लास है, कोई छुट्टियाँ नहीं, तो बच्चे कहाँ हैं, कोई नहीं ध्यान देता। दूसरी बातें शिक्षा की दशा दिशा पे थोड़ी सी आपने चर्चा किया है, तो हम ये बात बताना चाहेंगे। कभी मैं 5 दिन पहले मैं एक विद्यालय में गया हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि सर कैसा चल रहा है, किस तरह चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि सर अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले किताबें आई हैं बच्चों को। तो मैंने कहा सेशन तो बहुत पहले से चल रहा है और सेशन एंड की ओर जा रहा, और बच्चों को अगर हम किताब नहीं दे पा रहे हैं तो शिक्षा किस दिशा में जाएगी, हम सोच सकते हैं। जब बच्चे किताबें ही नहीं पाए हैं, और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को किताब समय से उपलब्ध कराएं जिससे उनका पठन पाठन ठीक से हो पाए। दूसरी बात शिक्षा के बारे में हो रही है, तो जो हायर शिक्षा है या टेक्निकल शिक्षा है, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग है, वो काफ़ी महंगा होता जा रहा है। सरकार को इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है कि वह आम आदमी की पहुंच के करीब हो, जिससे आम घर के बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकें। करोड़ रुपए खर्च करके गरीब घर के बच्चे नहीं बन सकते हैं। और सरकार को एक मापदंड अपनाना चाहिए। मोदी जी ने कई बार कहा है कि एक देश एक विधान एक संविधान की बात होती है, तो देश में शिक्षा और शिक्षण कार्य में प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है, विषय है, किताबें हैं, वह भी एक होनी चाहिए। मापदंड शिक्षा का एक होना चाहिए, और इस पे सरकार काम नहीं कर पा रही है। जी, पुस्तकों की जैसे अभी आपने बात करी, पुस्तक हो गई, मिड डे मील हो गई और ड्रेस हो गई, इन सब चीज़ों को लेकर सदन में भी कई बार हंगामा हुआ है, मुद्दे उठे हैं और सरकार ने अपनी बातों को रखा है कि हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह से ये बातें बताई हैं, ये काफ़ी गंभीर विषय है कि कहाँ साल सेमेस्टर खत्म होने वाला है और अभी तक उनको ड्रेस भी नहीं मिल पा रही है। अगर बात करें संत कबीर नगर की, आप संत कबीर नगर से हैं, सपा जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो वहां पे किस तरह से सरकार के काम को देखते हैं? संत कबीर नगर में अभी तो मैंने शिक्षा पे आपको बताया कि शिक्षा की हालत ये है कि प्राइमरी के बच्चों को हम किताबें नहीं दे पाए हैं। दूसरी बात, चूंकि सरकार के कामकाज की बात कर रहे हैं आप लोग, तो जब सरकार के कामकाज की बात आप कर रही हैं, तो मैं खुद आपके पास बैठा हूँ। एक व्यक्ति को सरकार में मंत्री रहे के एक मंत्री जी हैं, उनके प्रतिनिधि ने एक व्यक्ति को मार दिया। मैं थाने में गया और थाने में जाकर के मैंने एसओ साहब से कहा कि इस व्यक्ति को क्यों बैठाया गया है, तो बोले नहीं सुबह जाएगा। तो मैंने कहा क्यों सुबह जाएगा भाई, आपको इनको बैठाने का राइट कैसे मिला? क्या कोई इनके ऊपर मुकदमा हुआ है? क्या कोई एप्लीकेशन मिला है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको 7 साल की कम सजा वाली धाराओं में अगर उसके ऊपर मुकदमा हुआ है तो उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। तो इसने क्या किया, आपने यहाँ बैठाया है? तो बोले नहीं सुबह जाएगा। हमने कहा सुबह क्यों जाएगा? तो मैं कहा जब मेरी जनता अगर मार खा करके थाने में बैठी रहेगी तो हम भी यहीं बैठते हैं, हम जाके घर पे क्या करेंगे भाई, हम क्या जवाब उनको देंगे? मैं बैठ गया। उसके बाद मेरे ऊपर 11 धाराओं में मुकदमा हो गया, 11 धाराएं मेरे ऊपर लगी। तो जब एक पढ़े लिखे एक शिक्षित व्यक्ति को, मैं एक शिक्षक भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, अब मेरे ऊपर 11 धाराओं में अभियोजित कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं आवाज़ उठाने पर, अगर सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं तो क्या हो सकता है। ये गंभीर मामले हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा मूल अधिकार है। हमारे मूल अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 19 क में यह बात कही गई है कि हम अपनी बात को रखने के लिए आज़ाद हैं।
और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब जा करके अपने प्रशासन के सामने अपनी बात कहता तो उसके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं। तो ये गलत बात नहीं होना चाहिए। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। जी, आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव भी है, इसको लेकर भी तैयारियां तेज हैं। इन तैयारियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो जो प्रत्याशी होते हैं वो काफी एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे में संत कबीर नगर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या अभी भी जो लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व हैं, तो वो जागे हैं या अभी भी वो गुम है? एक्चुअली राजनीति की जो धारा है वो पानी की तरह वहनीय है, बहती हुई है। तो राजनीति करने वाले जो लोग हैं वह एक सेवा का भाव है, अब लोग अलग अलग भाव से करते हैं। तो जो लोग राजनीति करते हैं वो अनवरत उनको कार्य करना चाहिए, अनवरत वो कार्य करते रहते हैं। और जो लोग जनता के बीच में बराबर रहे हैं, जनता के लिए कार्य किए हैं, जनता उनके बारे में विचार करती है। हाँ, ये भी है कि जब चुनाव आ जाते हैं तो तमाम लोग ऐसे हैं जो अचानक आते हैं, चुनाव आते हैं तो पब्लिक उसको भी समझती है। और ये इलेक्शन जो स्थानीय मुद्दे का होता है, अगर नगर निगम को छोड़ दिया जाए, हमारे प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, अगर नगर निगम को छोड़ दिया जाए तो जो नगर पंचायतें हुई हैं और जो नगर पालिकाएँ हैं ये छोटी एरिया होती है। तो यहाँ पे जनता लोगों को बढ़िया से जानती है, बढ़िया से पहचानती है। तो यहाँ पर जनता उस हिसाब से उन लोगों को वोटिंग करती है। जो जनता के बीच रहा है, जनता के बीच काम किया है, उनको वोटिंग करती है। और जो जनता के बीच नहीं रहा है उसे वहाँ पराजित भी होना पड़ता है। तो हमारे संत कबीर नगर में अभी तो आरक्षण का मामला है, अभी आरक्षण नहीं क्लियर हुआ है, अभी तिथियां नहीं आई हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। जी, जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि आप भी चुनाव में काफ़ी सक्रिय हैं और चेयरमैन के चुनाव के लिए काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। तो क्या कुछ समीकरण देख रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है, किस पद के लिए आप चुनाव लड़ने वाले हैं? जी, हमारे यहाँ अभी हाल ही में जो प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है उसमें हमारा भी हैसर धनघटा के नाम से एक नई नगर पंचायत गठित हुई है। और उस नगर पंचायत में हमने भी अपनी प्रत्याशिता प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर वहाँ से सीट हमारे लड़ने लायक होती, चूँकि मैं ओबीसी से आता हूँ, अगर ओबीसी या जनरल होती है तो हम भी अपनी प्रत्याशिता प्रस्तुत करेंगे। पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और जिस वार्ड से हम रहे हैं वो मैक्सिमम वार्ड की आबादी उसमें आ गई है। तो इस वजह से चूँकि मैं वहाँ 5 साल बना रहा हूँ, 5 साल लोगों के बीच काम किया हूँ, तो अपने इन कार्यों से प्रेरित होकर के मैं वहाँ से तैयारी कर रहा हूँ। जी, जनता की सेवा करने में आपका कितना योगदान रहा है? किस किस तरह से आपने जनता की सेवा करी है? जनता से आपको कितना प्यार मिलता है? आपने बहुत अच्छी बात कही है और सच में आपको बताऊं, लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा जाता है। मैं कई बार इस मुद्दे पे मैं लोगों से कहता हूं, जनार्दन भगवान विष्णु की पर्यायवाची है। और इसका मतलब ये हुआ कि जनता ही लोकतंत्र की जननी है, जनता ही लोकतंत्र की भगवान है। और अपने भगवान की सेवा करना और अपने लोगों की सेवा करना, यहाँ तक कि विवेकानंद ने नर की सेवा करने को नारायण की सेवा माना। मतलब एक ही आदमी जो है, इंसान जो है, उनकी सेवा ही नारायण की सेवा है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में यह मान्यता सभी नेताओं को धारण करके जनता की सेवा करनी चाहिए और मैं उसी विचार से करता हूँ। जी, उपचुनाव है और अब इसकी सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ हो रही है, जहां सपा ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण सीट पर डिंपल यादव को उतारा है। मुलायम सिंह यादव की कहीं ना कहीं जो भी जिम्मेदारी है, गद्दी है, उनको सौंपती हुई नजर आ रही है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को परिवार के सदस्यों को छोड़कर भी कोई एक विचार करना चाहिए था? क्योंकि शिवपाल का नाम भी सामने आ रहा था, उनके खुद जीजा का नाम भी सामने आ रहा था। तो कहीं परिवार से हटके भी उनको सोचना चाहिए था, क्योंकि एक बार फिर परिवारवाद का आरोप लगा है उनके ऊपर। एक्चुअली परिवारवाद के जो मामले हैं और किसे वहाँ लड़ना चाहिए, ये दोनों दो तरह के प्रश्न हैं। पहली बात, एक परिवारवाद की जो बातें आती हैं, तो मैं एक बात कहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति में योग्यता है और वो किसी परिवार से, इट में भी पीढ़ी दर पीढ़ी 2-4 पीढ़ी अगर ऐसा हो, अगर वह उसके एबल हैं, उसके लायक हैं, तो राजनीति में है तो उन्हें परिवारवाद का आरोप नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, अगर वहाँ से डिम्पल जी लड़ रही हैं और समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, तो ये वहाँ की जनता की मांग है, ये वहाँ की जनता के लोगों की मांग है, वहाँ के संगठन के लोगों की मांग है कि वहाँ किसको लड़ाया जा, जो जनता जिनको पसंद करती है और जनता जिनको वोट करना चाहती है। तो संगठन ने इस पर विचार किया है और विचार करके माननीय डिम्पल जी को वहाँ से प्रत्याशी बनाया है और ये वहाँ की जनता की आवाज़ थी। बाकी अन्य जो लोग हैं,
उन लोगों पे भी विचार किया गया है, लेकिन आपस में बैठ करके जहाँ तक मैं महसूस किया हूँ, मैंने भी लोगों से पूछताछ किया है, तो लोग ये भी बता रहे थे कि आम सहमति माननीय डिम्पल जी पर हुई है, इसलिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है और लोग वहाँ के लोग उनको लाइक करते हैं। ऐसा भी माना जा रहा था कि शिवपाल मैनपुरी की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या वजह है? क्या अभी भी चाचा भतीजे के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? एक्चुअली होता क्या है कि राजनीतिक रिश्ते थोड़े अलग होते हैं और पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं। अगर आप याद करेंगी तो पीछे सिंधिया परिवार में आप देखी होंगी कि कोई भाजपा से होता है, कोई कांग्रेस से होता है, तो ये विचारों की बातें हैं। हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं वो अलग होते हैं। जहाँ तक बात आदरणीय शिवपाल जी की है, तो चूँकि उनकी एक अलग पार्टी है, वो भाई एक अलग पार्टी के मुखिया हैं, तो एक पार्टी के रूप में उनको अभी सपा उन पर नहीं सोच सकती थी। क्यों नहीं सोच सकती थी? उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है समाजवादी पार्टी के लिए। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो उन पे विचार होता था, विचार होना भी चाहिए था। लेकिन चूंकि आज वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, एक स्वतंत्र पार्टी उन्होंने बनाई है, इसलिए उस पार्टी पर वही पार्टी विचार कर सकती है और समाजवादी पार्टी उन पे विचार कर सकती है जो उनके सदस्य हैं। चूंकि वो समाजवादी पार्टी के आज सदस्य नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी को कोई राइट नहीं बनता है कि उन पे विचार करे। लेकिन वो परिवार का हिस्सा हैं और जिस तरह के उनके बयान सामने आते हैं उससे यही लगता है कि वो समाजवादी पार्टी से अलग होना या फिर परिवार से अलग होना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि उन्हें सम्मान नहीं मिला इसलिए अलग हुए, लेकिन उनके बयान बताते हैं कि वो कभी भी अलग नहीं मानते खुद को सपा से। एक्चुअली ये है कि चूँकि पीछे एक लंबा टाइम उन्होंने समाजवादी पार्टी में गुजारा है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें तो खैर रहती हैं, लेकिन चूँकि आज वह एक नई पार्टी उन्होंने बना लिया है, नई पार्टी उनकी है, तो इसलिए वो अपने पार्टी से ही या स्वयं या किसी को खड़ा कर सकते हैं या समर्थन दे सकते हैं। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी अपने किसी कैंडिडेट को नहीं खड़ा कर रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव तो साथ में लड़ा था शिवपाल अखिलेश ने। हाँ, लड़े थे, लेकिन इस समय भी देखिए सुबह सपा भी साथ में लड़ी थी, वो अभी लड़ी थी, लेकिन अपने को उन्होंने अलग कर लिया है। तो अभी तक यहाँ नहीं पता चल पाया कि उपचुनाव में ये लोग साथ रहेंगे या क्या करेंगे, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी आदरणीय शिवपाल जी का इस पर कोई बयान नहीं आया है कि नहीं हम समर्थन करेंगे या स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, अभी कहीं कुछ बातें नहीं आई। मैं एक इंटरव्यू उनका सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन आप लोग शांत रहिए, 2-3 दिन के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जी, मैनपुरी से जब डिम्पल का नाम सामने आया तो बीजेपी ने दम भरा है कि परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कि जीत हमारी होगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की ये सीट रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से डिम्पल को उतारा गया है और उनका जो राजनीतिक सफर है वो कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन माना जा रहा है सिंपैथी वोट मिलेगी, लेकिन बीजेपी भी दम भर रही है कि वो जीत सकते हैं यहाँ से। दम कोई भी भर सकता है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, सुना हूँ, मैनपुरी समाजवाद का गढ़ माना जाता है और आदरणीय नेताजी ने उस एरिया के लिए काफ़ी काम किया है। मैं तो एक बार उधर जा पाया, मैंने जिस तरह से उधर सेफई के आसपास, इटावा के आसपास या और भी जगह मैंने लोगों से पूछा आसपास, उन्होंने काफ़ी काम किया है। इसलिए वहाँ की जनता मुझे लगता है कि नेताजी से काफ़ी करीब से जुड़ी रही है, उनके परिवार से काफ़ी करीब से जुड़ी रही है। रही बात भाजपा की, तो चुनाव में जब तक कोई हारता नहीं है तब तक तो जीत के सपना हर कोई देखता है, तो दम भर सकते हैं वो। अभी आप ही ने कहा कि नेताजी और उनके परिवार से वहां की जनता जुड़ी हुई है। अगर यही चीज सोचकर भाजपा अपर्णा यादव पे दाव लगा दे, उनको वहां से उतार दे, तो क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है? क्योंकि वो भी मुलायम सिंह यादव की ही बहू है। एक्चुअली ये है कि चूंकि अपर्णा जी आज भाजपा में हैं और माननीय नेताजी खुद एक पार्टी खड़ा किए हैं, उनकी एक समाजवादी पार्टी है, तो वहाँ के लोगों की जो आस्थाएं हैं वो माननीय नेताजी द्वारा खड़ी की गई एक पार्टी के प्रति है। आज अपर्णा जी भाजपा में है, इसलिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जब अपर्णा यादव ने भाजपा ज्वाइन करी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं नेताजी का आशीर्वाद लेकर आई हूँ, उन्हीं के कहने पर आई हूँ। ये बात भी सभी को याद है। नेताजी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे। नेताजी के बारे में आप कभी, चूँकि आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं, तो आप देखी होंगी कि वो मोदी जी को आशीर्वाद दिए थे, आप दोबारा प्रधानमंत्री होकर के आए। तो वो अपर्णा उनकी जो बहू हैं वो तो हमेशा बहू रहेंगी, वो किसी भी दल में रहें, कहीं भी रहें, तो हमेशा बहू रहेंगी, तो आशीर्वाद तो उनको मिलना ही था। जी, लोकसभा चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, इसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां चल रही है सपा की? चूँकि तैयारियां किसी एक दिन की नहीं होती हैं, तैयारियां तो अनवरत चलती रहती हैं और हर असफलता के बाद, हर सफलता के बाद हर व्यक्ति अपनी एक नए ढंग से अपनी तैयारी शुरू करता है।
तो इस बार चूँकि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था और अपेक्षित सफलताएं हम लोगों को नहीं मिल पाई थी, हालांकि हम दूसरी पार्टी रहे प्रदेश में, तो अपेक्षित सफलताएं ना मिलने के कारण हम लोग फिर से एक नए ढंग से अपना एक विवेचन कर रहे हैं, उसकी एक परख कर रहे हैं कि कहाँ त्रुटियां रहीं, कहाँ कमियां रहीं और फ्यूचर में वो कमियां ना रहें। और हमने जो अंतर देखा, सच बात ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफ़ी काम किया था अपने समय में, लेकिन उन कार्यों को हम सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए। मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ कि हम उसे सही से प्रस्तुत नहीं कर पाए, जनता को बता नहीं पाए। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊँ, उन्होंने 100 नंबर की गाड़ी चलाई थी और पहले का मामला ये था कि जब कोई मामले होते थे हम पुलिस को कॉल करते थे, पुलिस 4-4 दिन नहीं आती थी। और अमूमन पुलिस को कॉल कौन करता है? अक्षम व्यक्ति करता है, सक्षम व्यक्ति पुलिस को कॉल नहीं करता है। और 4-4 दिन पुलिस नहीं आती थी, 5-5 दिन पुलिस नहीं आती थी, लोग परेशान रहते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 100 नंबर चला करके यह सुनिश्चित किया कि कोई गरीब व्यक्ति अगर कहीं पर है, अगर पुलिस को कॉल करता है तो डायरेक्ट लखनऊ से कॉलिंग उसकी बैक होगी और उसको रिस्पांस दिया जाएगा और 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस जा करके उसकी मदद करेगी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सरकारें चाहे भाजपा की हों चाहे समाजवादी पार्टी की हों, आज आप देख सकती हैं कहीं भी कोई स्थिर होकर के गुंडाई नहीं कर सकता, 10 मिनट रह करके कोई बवाल नहीं कर सकता, किसी की ज़मीन का कोई कब्जा नहीं कर सकता। हम इन बातों को जनता को नहीं समझा पाए कि आप हमारे कार्यों से आज आप सुरक्षित हैं। लोग कहते थे समाजवादी गुंडे हैं, लेकिन उस गुंडई को समाप्त करने की पहल किसने किया? अखिलेश यादव ने किया था। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी में हिम्मत है तो कोई दिखा दे, 20 मिनट 1 घंटे खड़ा होकर कहीं गुंडई करके दिखा दे। और मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, उस गुंडई को रोकने के लिए अगर कोई जाएगा तो वहां अखिलेश यादव द्वारा शुरू की गई जो 100 नंबर की गाड़ी थी, जिसको 112 नंबर आज कहते हैं, वही रोकनी जाएगी। लेकिन भाजपा तो कहती है कि जो अपराध में कमी आई है वो उनके द्वारा आई है, उन्होंने लगाम लगाई अपराधियों पर। अभी मैंने कहा 90% अपराध पर अगर कहीं रोक लगी है तो 100 नंबर की पुलिस ने रोक लगाई है। लेकिन विपक्ष होने के नाते आप ही सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि अभी भी अपराध में कमी नहीं आई है। निश्चित रूप से कमी नहीं आई है। मैं महसूस करता हूँ, एक नागरिक के रूप में महसूस करता हूँ, जब ये पुलिस बनाई गई थी, जब ये गाड़ी चलाई गई थी तो उसके कुछ रूट्स तय किए गए थे, वो चलती रहती थी। आज मैं खुद देखता हूँ, मेरा जहाँ घर है मैं वहाँ दाएं बाएं देखता हूँ कि गाड़ी वहाँ खड़ा करके पुलिस वहाँ की आराम करती है, वो वेट करती है कि कहीं से कॉल आएगी तब हम जाएंगे। फिर तो अब तो थाना हो गए, लेकिन उस समय की जो गठित की गई थी, जो अखिलेश यादव जी की मंशा थी, वो लगातार गश्त करती थी और गश्त करते समय अगर कहीं भी कोई घटना घटती थी तो वो तुरंत वहाँ पहुँच करके वो राहत प्रदान करती थी। दूसरी बात, कहीं न कहीं उसमें कुछ भ्रष्टाचार भी आए हैं, कहीं न कहीं मामले को जैसे तैसे वहाँ निपटा दिया जा रहा है। ये तो प्रशासन की योग्यता की बात है, ये तो जोगी जी को तय करना है कि वो कैसे सक्रिय रहें, कैसे काम करें। तो निस्संदेह जो एक इच्छा थी, जिस इच्छा को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू किया था, उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत थी, गाड़ियों को बढ़ाने की ज़रूरत थी। आज शायद ऐसा नहीं हो पाया है। जी, विपक्ष होने के नाते आप कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमें 4 ऐसे मुद्दे बताएं जिनको लेकर सरकार को जागरूक होना ज़रूरी है और आप यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के द्वारा आपको भी इन बातों की ओर ध्यान देना और मुद्दों को उठाना ज़रूरी है। कोई ऐसे मुद्दे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी है व्यक्ति के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था करना। आप यहाँ बैठी हैं और जब आप सियानी हुई होंगी तो आपके एक सपने हुए होंगे कि नहीं हम रोजी रोजगार करेंगे, क्योंकि बिना रोजी रोजगार के, बिना आजीविका के मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। हर युवा के सपने होते हैं और उसके सपने उसकी आजीविका से पूरे होते हैं। और हमारे नीति निर्देशक तत्वों में इस बात की व्यवस्था की गई है कि सरकार की पहली ड्यूटी है कि नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराए। आज सरकारी नौकरियां नहीं रह गई हैं, हर जगह संविदा पे लोगों को भरा जा रहा है। संविदा का मतलब क्या है? संविदा का मतलब ये हुआ कि सरकार ने एक किसी ठेकेदार से कॉन्टेक्ट कर लिया, वो ठेकेदार फिर उस व्यक्ति को जिसको नियोजन किया जा रहा है, जिसको नियोजित किया जा रहा है, जिसको नौकरी में रखा जा रहा है, वो उसको रख रहा है।
जब चाहेगा कान पकड़ करके उसको हटा देगा। यानी रोजगार का अभाव है। रोजगार का अभाव है, और जो रोजगार मिल रहा है तथाकथित रोजगार जो संविदा पर हैं वो असुरक्षित हैं, वो अपने आप को कभी नहीं महसूस करते। उनको कभी भी लगता है जब मुझे चाहेगा मेरा ठेकेदार मुझे बाहर कर देगा। तो एक उनके अंदर डर का भाव हमेशा बना रहता है, और डर के बाहर अपने नागरिकों को डर से बाहर निकालना है, जिससे वह मानसिक तनाव में न रह करके, अवसाद में न रह करके, एकदम निडर माहौल में रह करके अपने जीवन को जिए। ये सरकार के कर्तव्य और दायित्व होते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या पहले से बेहतर हुई है? क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार दौरे कर रहे हैं, और अब जब डेंगू मलेरिया फैल रहा है, फॉगिंग भी करवा रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कैसा लग रहा है आपको डिप्टी सीएम का काम? देखिए, जहाँ तक बातें स्वास्थ्य सुविधाओं की हैं, मैं इलाहाबाद जब पढ़ता था तो मैं वहाँ एक हॉस्पिटल तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया तो सामने ऐसे लिखा हुआ था कि समस्त जीवनदायी औषधियाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, कृपया किसी असुविधा की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। हर हॉस्पिटल आज दावा करता है कि मेरे पास सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अगर हॉस्पिटल की स्थितियाँ सुधरी हैं तो बाहर मेडिकल स्टोर क्या कर रहे हैं? अगर सारी दवाइयाँ अंदर हैं तो क्या ये उस पर तमाचा नहीं है कि बाहर मेडिकल स्टोरों की जो लाइन है वो किस बात की गवाही दे रही है? इसका मतलब है कि अंदर दवा नहीं है, अंदर दवा नहीं इसलिए बाहर मिल रही है। सारी जांच अगर हॉस्पिटल में हो रही है तो बाहर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जो पैथोलॉजी हैं वो क्यों खुले हैं? इसका ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, और आम आदमी मजबूरी में बाहर जाकर के अपनी चिकित्सा करवा रहा है। यानी कागजों में सब बढ़िया है। जी, कागज में है। अगर मैं तो सीधे बात कह रहा हूँ, कोई भी, मैं तो सीधे बात कह रहा हूँ, अगर अंदर सब दवाइयाँ हैं तो बाहर मेडिकल स्टोर क्या कर रहे हैं? अगर अंदर सारी सुविधाएं हैं तो पैथोलॉजी बाहर क्या कर रही है? इसका मतलब है कोई चीज़ अंदर नहीं है तो काम नहीं कर रही है। मैं यहाँ तक देखा हूँ, साक्षी हूँ, अपने अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ कि अंदर हॉस्पिटल में डॉक्टर ये बताता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, और जब आप हॉस्पिटल का नाम बताता है और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता लगता है वही डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। आखिर हमारी सरकारी हॉस्पिटल में सारी चीज़ें हो रही हैं तो बाहर क्यों ऐसा हो रहा है? हर जगह लिखा हुआ है कि डॉक्टर बाहर प्रैक्टिस नहीं करेगा, हर डॉक्टर बाहर नर्सिंग होम खोल के बैठा है। फिर कहाँ है? कहाँ आप सुविधाएं सुधार रहे हैं? कहाँ कहीं कहीं आप दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको जांच नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको दिखता नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी तमाम चर्चा के लिए। तो आज हमारे साथ चक्रव्यूह में बलराम यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, संत कबीर नगर सपा से जुड़े थे, जिन्होंने हमारे कई सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ वो राजनीति में क्यों और कैसे आए इस बात की जानकारी भी दी।